सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इस चैप्टर में हमारा जो जो फॉर्मूला है उसको कलेक्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखो सारे फॉर्मूला है ना, अपने कॉपी कर लो फटाफट। तो एटम्स में जो फर्स्ट तुम्हारा फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं, ये तुम स्टार्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। Fe इज इक्वल टू Fc। पहला हम लोग ये फाइंड किए थे। दूसरा हम लोग फाइंड किए थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हम लोग देखे थे कि कितना डिस्टेंस तक अल्फा रे रीच करेगा। ये हम लोग देखे थे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, या रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखे, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखे थे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई किए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2, Q1 into Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय डिस्टेंस R नॉट, इतना डिस्टेंस तक गया था। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। पहले इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, ये टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से हम लोग R नॉट का वैल्यू निकाले थे, R नॉट हो जाएगा यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई तो KE into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा पार्टिकल आया था। तो अल्फा पार्टिकल पे जो आपका चार्ज होता है वो होता है न्यूक्लियस है ना, हीलियम न्यूक्लियस +2e, कितना होगा +2e अरे होगा ना सर, क्या बोलो, ऊपर जाना चाहिए ना क्योंकि R नॉट मेरा नीचे है ना। हाँ तो हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सही है सही है। तो हम लोग R नॉट को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे हो जाएगा 2 into E, एक्सचेंज करेंगे तो हो जाएगा 2e इंटू सेकेंड चार्ज था, अगर आपका गोल्ड न्यूक्लियस पे फॉल कर रहा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस पे चार्ज, और एक पे कितना चार्ज होता है Ze, तो हो जाएगा 2e इंटू Ze डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी Ke। ये मेरे को आया था, हाँ नहीं क्या आया था, एक रिलेशनशिप हम लोग निकाले थे, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मेरे को कितना आया था, हाँ टोटल एनर्जी मेरे को आया था En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसमें था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच रिलेशनशिप निकालें तो काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस। एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए थे। रेडियस हम लोग nth ऑर्बिट का कैलकुलेट किए थे, Rn इज इक्वल टू हम लोग बोले थे a0 into n स्क्वायर, a0 into n स्क्वायर, जहाँ पे a0 ये आपका कांस्टेंट है, क्लियर है ना, हाँ 5.29 into 10 to the power -11 मीटर था। बोलो यार, स्पीड भी हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग देखे थे स्पीड और nth ऑर्बिट 1 by क्या था n, फॉर्मूला भी मैं उतना डिराइव नहीं कर रहा हूँ, सारा फॉर्मूला यहीं से डिराइव होगा। बोस पोस्टुलेट्स में हम लोग क्या देखे थे, बोस पोस्टुलेट्स में हम लोग देखे थे सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम Ln इज इक्वल टू n into Vn into Rn, ये किसके इक्वल होगा nh/2π, nh/2π। बोस का थर्ड पोस्टुलेट बताया था, बोस का थर्ड पोस्टुलेट मुझे क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा एक एनर्जी स्टेट से दूसरे, हायर टू लोअर अगर करेगा तो हायर का मैं मान लेता हूँ इनिशियल स्टेट Ei, फाइनल का E फाइनल, तो ये किसके एनर्जी के इक्वल होगा h में, और है नहीं या hc/λ। रेडबर्ग फॉर्मूला लोग भी निकाले थे, क्या निकाले थे, रेडबर्ग फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू R, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियल आपका लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन। अगर तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना, क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ क्या है लाइट, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसी फॉर्मूला को अगर मॉडिफाई करेगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा R into C into 1/n फाइनल स्क्वायर
माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। सारा कुछ ये दो चीज से कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ करोगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 का मॉड डिवाइडेड बाय Rn स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू Vn स्क्वायर। mv स्क्वायर बाय r होता है ना, Yes, sir. यहाँ से सारा इक्वेट करके ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम m इंटू Vn इंटू Rn इज इक्वल टू nh/2π। ये दोनों इक्वेशन को ही मॉडिफाई करते करते एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस करके हम लोग स्पीड भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। तो ये बेसिक कुछ फॉर्मूले थे इस चैप्टर में, एटम्स में। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स लें। फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन the Paschen series of spectral lines? What is the shortest wavelength present in Paschen series of spectral lines? देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेरा फॉर्मूला था, रेडबर्ग फॉर्मूला, 1/λ इज इक्वल टू r तुम्हारा रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। यहाँ पे पहले ध्यान देना है सब कुछ, है ना। पासन सीरीज देखो, लाइमन सीरीज में तुम्हारा फाइनली कहां पे आएगा? n इज इक्वल टू 1 में। बाल्मर में फाइनल सीरीज आपका क्या होगा? n इज फाइनल स्टेट क्या होगा? 2। और पासन में क्या होगा? 3। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो होगा थर्ड एनर्जी स्टेट। और इनिशियल कहां पे रहा होगा? हायर। क्या रहा होगा? हायर। 4 5 6 7 इस तरह करके तुम इंफिनिटी तक जा सकते हो। अरे है नहीं? तो अगर तुमको मैं बताया था यहाँ पे हम लोग को मिनिमम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम फाइंड करने के लिए यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/λ विल बी इक्वल टू r n फाइनल। फाइनल क्या है? थर्ड। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल। n इनिशियल को मैं n इनिशियल ही रहने देता हूँ, हाँ या नहीं? तो 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा r 1/3 स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। अरे हाँ नहीं? तो जैसे जैसे ये इनिशियल चेंज करोगे 4 5 6 इसके करस्पॉन्डिंग आपका डिफरेंट वेवलेंथ मिलेगा ना। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं बताया था ये लैम्डा मैक्सिमम तब होगा ये इनिशियल जो है वो मिनिमम है। इनिशियल मिनिमम क्या है? 4। लेकिन मुझे तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो लैम्डा मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा मिनिमम हो जाएगा जब ये n इनिशियल का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा? मैक्सिमम। पर है नहीं, इनफिनाइट रखेंगे तो देखो वैल्यू कितना आ जाएगा। 1/λ इज इक्वल टू ये आपका लैम्डा मिनिमम हो जाएगा r और ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। इनफिनाइट से डिवाइड करते हैं 0 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r/9। तो लैम्डा मिनिमम मुझे यहाँ से आ जाएगा। लैम्डा मिनिमम इक्वल टू 9/r परसेंट। इस तरह तुम इसी टेक्निक को अप्लाई करके किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज का हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। एकदम सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन फटाफट लिया जाए। R का कोई वैल्यू नहीं होता। रेडबर्ग कांस्टेंट बताया तो r का वैल्यू तुम लोग लिख लिया था, कितना था? 1.03 into 10 to the power -7 मीटर शायद। देखो क्या पे लिखे हैं r का वैल्यू। रेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखा है, वैल्यू लिखा है फार्मूला। हाँ नहीं, इसका रेडबर्ग कांस्टेंट का तो वैल्यू भी होता है ना। r तो फार्मूला हाँ फॉर्मूला तो उससे तुम कैलकुलेट करके तुम लोग निकाला नहीं। 1.03 10 का पावर मीटर इमर्स, सही है, यही है r का वैल्यू जो मैंने लिखा वही वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन तुमको यहीं पे ला के रख देना है। अगर नहीं पूछा एग्जाम में तो डायरेक्टली यहीं पे r के टर्म में दिया रहेगा मैक्सिमम का, है नहीं? अदरवाइज सीबीएसई एग्जाम में तो कांस्टेंट के वैल्यू दिए रहते हैं कि रेडबर्ग कांस्टेंट का इतना वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना है। उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेंगे। सेकंड क्वेश्चन फटाफट लिखा जाए। तो द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, एकदम सबसे एकदम इजी प्रॉब्लम है। स्टेट ऑफ एनर्जी, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 electron volt. yes sir. What are the potential and kinetic energy of the electron in this state? What is the potential energy and kinetic energy of the electron in this state? आपको टोटल हाँ 13.6 हाँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा।
टोटल एनर्जी में मान लेता हूँ En कितना दिया हुआ है, माइनस या E में मान लेता हूँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी बताए थे काइनेटिक एनर्जी जो होता है सर वही होता है ऐसे होगा सर, क्या बोलते हैं? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, Yes, sir. तो लेंगे माइनस ऑफ -13.6 तो हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस दूसरा पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो -2 मल्टीप्लाइड विद 13.6 तो ये हो जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक लाइनर सिंगल लाइन। आंसर सही है, आंसर से हमको कोई लेना देना नहीं, प्रोसेस करेक्ट है, आंसर सही पे नहीं जाना है। यही बना रहे थे तुम्हें, हाँ तो इसका शायद आंसर कुछ और था। नहीं, यही आंसर होगा, आंसर यही है, 100% यही होगा, कोई शक वाली बात है ही नहीं। बोलिए सर, मत करो। आज खत्म होने को आया है। सर तो कर रहे हैं हम लोग, बना के भी बनाए पहला मिलता है, जब दवाई सब निकलते हैं। हो गया क्या? सर YouTube में कैप्शन में लिख के डाल दिया, हाँ। ये भी लगेगा बना दे। अच्छा ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम लेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है कि अ हाइड्रोजन एटम, देखो अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल मतलब समझ रहे हैं, n is equal to 1। A hydrogen atom initially in the ground level absorbs a photon, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो फोटोन का एनर्जी कितना होता है, E is equal to h nu, इतना एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया। A hydrogen atom initially in the ground level absorbs a photon which excites it to the n is equal to 4 level, n is equal to 4 level. Determine the wavelength and frequency of the photon. Determine the frequency and wavelength of the photon. देखो इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मेरी तरफ ध्यान दो, ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैं ले रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये मैं ले रहा हूँ n is equal to 1, n is equal to 1। नेक्स्ट लो n is equal to 2। नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, n is equal to 3 और लास्ट है n is equal to 4। ये आपका है n is equal to 4। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ध्यान से मैं बताया था कि अगर हायर टू लोअर जाए, हायर टू लोअर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन कर रहा है हायर टू लोअर तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, लेकिन अगर इसको लोअर टू हायर जाना है तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्सॉर्ब। तो n is equal to 1 में और n is equal to 4 में इसको कितना एनर्जी दें, n में तो n is equal to 1 में कम एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, ज्यादा। कितना एनर्जी दें कि ये इसके इक्वल हो जाए, n-4। हाँ वेरी गुड। देखो यार सबसे पहले हम लोग एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे। En कितना होता है, -13.6 बाय n स्क्वायर, तो n का वैल्यू 1 पुट करो तो इस स्टेट में आपका एनर्जी आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बोलो यार, n is equal to 4 पुट करो तो E4 आपको निकल जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 16 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, हाँ 136 है ना, 0.85 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इसके पास कम एनर्जी है ना यार, इतना एनर्जी इसको पाना है तब ये n is equal to 4 में जाएगा, तो कितना एनर्जी ऐड करें, ऐड करो, ये दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। क्लियर है ना, तो हम कर लेते हैं E4 minus E1, E4 minus E1 तो -0.85 माइनस कितना आया, देखो -13.6 -13.6 प्लस 13.6 हो जाएगा -0.85, यहाँ पे 0 10 -5 कितना बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 17 सॉरी 15 माइनस 8 कितना होगा 7 और यहाँ पे बचेगा 12.75 इलेक्ट्रॉन। इतना एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेगा तभी यहाँ पे जाएगा, है नहीं। तो इस एनर्जी के कोरस्पोंडिंग, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस एनर्जी के कोरस्पोंडिंग आपका क्या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगा।
समझ में आ रहा है ना? तो मुझे डेल्टा ई निकल गया। क्या निकल गया? डेल्टा ई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, हाँ 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है मुझे। सबसे पहले हम लोग इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, किसमें? जूल में। तो होगा 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। जूल आया। अब E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। तो एच न्यू इज इक्वल टू हो गया 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होगा ना? यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और x का वैल्यू पुट करेंगे 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। यूनिट भूलना नहीं है। माइनस 34 ऊपर में गया प्लस 34 माइनस 19 15 कितना बचेगा? प्लस 15। तो फ्रीक्वेंसी आएगा 12.75 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 टू द पावर 15। क्लियर? 10 टू द पावर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो सॉल्व कर लो। अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स आएगा। ज्यादा हो जा रहा है वैसे 13 हो जाएगा ये। अरे 2 इंटू 1.6 32 ना, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। आया ना? इतना फ्रीक्वेंसी आया। अगर फ्रीक्वेंसी आ गया तो वेवलेंथ भी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। हाँ है ना? तो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 15 3 कैंसिल माइनस 15 ऊपर जाएगा तो अरे प्लस 15 ऊपर जाएगा तो माइनस 15 प्लस 8 कितना है? माइनस 7 मीटर। कितना स्पेक्ट्रल लेंस बनता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है? मैं बताया था कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये तुम्हारे एनर्जी स्टेट है, डिफरेंट एनर्जी स्टेट है इलेक्ट्रॉन के, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है वन स्टेट टू अदर, इनफैक्ट हायर टू लोअर, लोअर हायर कुछ भी बोल सकते हो, हायर टू लोअर करा है। जैसे मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1 या n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, जैसे n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1 आया तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ होगा ना जी इसका, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट होगा ना। वही अगर मैं बोलूं कि n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 आए तो अगेन फिर एक आपका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट होगा और ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ क्या होगा? अलग अलग होगा। अरे है नहीं? तो कितने टाइप के तुमको सीरीज बन सकते हैं वो अगर फाइंड करना रहे कि पूछे कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो कितने पॉसिबल तुम निकाल सकते हो। तुम लोग बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 गया, n इज इक्वल टू 2 से कहाँ गया? n इज इक्वल टू 1। अरे है नहीं? 2 हो गया यहाँ से और n इज इक्वल टू 3 से डायरेक्टली कहाँ गया? n इज इक्वल टू 1। कितने पॉसिबल? हाँ तो नहीं, हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नहीं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लेंस फॉर्म, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लेंस फॉर्म मैं बताया था ये फॉर्मूला, क्योंकि दो का कॉम्बिनेशन जब भी ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, अरे दो एनर्जी स्टेट के बीच होगा ना, तो हम लोग बोलते हैं NC2। यहाँ पे n तुम लोगे उस नंबर को जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। मान लेते हैं n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट किया है तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे? 4। अगर n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट किया है तो क्या लेंगे? n इज इक्वल टू 3। देख लो यहीं से करके, अगर 3 से 2 आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3C2। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जानते हैं, देखो NCP या NCR हम लोग बोलते हैं NCR, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये ना होता है। तो बाय रूल इसको लोग बोल सकते हैं, ऊपर वाला देखो फैक्टोरियल 3, नीचे वाला क्या देखेंगे? फैक्टोरियल 2, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। हाँ नहीं, 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल 1, 1 कैंसिल, 1 1 ना पे है नहीं, 2 कैंसिल, कितना बचेगा? 3। वही मैं लॉजिकली भी बोल रहा था कि n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा ना, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 ही नहीं, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 एक आया, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 आएगा, तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस अलग होगा ना जी, वहां पे भी एक वेवलेंथ मिलेगा। और मान लेते 2 से 1 गया तो भी वहां पे एक वेवलेंथ होगा, तो 1 2 और लास्ट वाला 3। अगर बोले कि n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो कितने पॉसिबल है? ये फॉर्मूला तभी हम लोग लगा सकते हैं। क्लियर? मतलब n इज इक्वल टू 4 से ग्राउंड स्टेट में आना है हाइड्रोजन एटम का,
तो ये हम लोग देखे थे ना। एक चीज हम लोग और देखेंगे यहाँ पे, ये डायरेक्टली हम लोग अपने से भी अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा जो होता है वो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बोस का सेकंड जो पॉस्टुलेट है उसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से। किसे? डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से। देखो यहां ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये अगर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये तुम्हारा सर्कुलर ऑर्बिट है, ये तुम्हारा क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट। इसी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब डी ब्रॉय बताता है कि कोई भी अगर मूविंग मैटर है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगा। क्या होगा? वेव। अगर एक मैटर मूव कर रहा है तो अपने साथ वो एक वेव को कैरी करता है। अरे है नहीं, तो मैं मान लेता हूं देखो ये इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इसके साथ मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगा। वेव को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखो क्लियर है क्या? दिख रहा है क्या? अरे बोलो यार। Yes, sir. तो ये जो ऑर्बिट बना है सर्कुलर ऑर्बिट, क्योंकि कहीं पे ज्यादा रेडियस बढ़ जा रहा है, कभी रेडियस क्या हो रहा है? कम। तो एवरेज रेडियस में मान लेता हूं आर एन। एवरेज रेडियस कितना मान लेता हूं? आर एन। और इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है वो स्पीड है वी एन। क्या है? वी एन। अरे बोलो यार। Yes, sir. तो हम लोग डायरेक्टली डी ब्रॉय हाइपोथेसिस अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो वेवलेंथ होगा वो होगा लैम्डा। क्या होगा? लैम्डा। डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है h बाय पी। h बाय पी, जहां पे h है कांस्टेंट, p होता है लीनियर मोमेंटम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर m है और इसकी स्पीड कितना है? vn, तो m इंटू क्या हो जाएगा? vn। पहला इसको यहीं पे छोड़ दो, छोड़ दो ना यार। वेवलेंथ किसको बोलते हैं? वेवलेंथ हम लोग बोलते हैं एक वेव में जितना लेंथ है, ये वाला लेंथ देखो, ये लेंथ हम लोग बोलते हैं बेसिकली जो वेवलेंथ का डेफिनेशन है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो ये एक कंप्लीट वेव होता है, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। और ये जो डिस्टेंस होता है वही होता है लैम्डा। वही डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा। अरे है नहीं, तो इस तरह मैं मान लेता हूं ये एक साइकिल हुआ, ये क्या हुआ? 2 साइकिल, ये क्या हुआ? 3 साइकिल, ये क्या हुआ? 4 साइकिल, ये क्या हुआ? 5 साइकिल। इस तरह मैं मान लेता हूं n नंबर ऑफ साइकिल्स बनाए। कितना बना है? n नंबर ऑफ फुल साइकिल्स बनाए। और एक साइकिल में लेंथ कितना होता है? लैम्डा। तो ये टोटल लेंथ कितना होगा? n लैम्डा। तो टोटल पाथ लेंथ जो होगा यहाँ पे, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय दिस मूविंग मैटर जो कि इलेक्ट्रॉन है वो होगा n लैम्डा। क्या होगा? n लैम्डा। और अगर Rn में एवरेज रेडियस को मानता हूं तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। अरे बोलो यार, इस कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग लिए तो टोटल लेंथ आया n लैम्डा। और अगर हम सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू Rn। अरे होगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू Rn। यहां से लैम्डा निकालो, क्या निकालो? लैम्डा। लैम्डा को ऐसे लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा का वैल्यू कितना है? h बाय n इंटू vn इज इक्वल टू 2 पाई इंटू Rn। m vn को उधर ले जाओ, 2 पाई को इधर, तो ये जाएगा nh बाय 2 पाई इज इक्वल टू m इंटू vn इंटू Rn। m इंटू vn इंटू Rn कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ln इज इक्वल टू m इंटू vn इंटू Rn। ये n इंटीजर बता रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। यही तो आपका बोस पोस्टुलेट है। ये आपका क्या है? बोस पोस्टुलेट, बोस सेकंड पोस्टुलेट। ये क्या है? बोस सेकंड पोस्टुलेट। क्लियर है ना? बोस सेकंड पोस्टुलेट। तो हमने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का यूज करके बोस का सेकंड पोस्टुलेट को क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। बोस का सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा हमेशा h बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यही ना है? तो हम लोग डी ब्रॉय हाइपोथेसिस भी प्रूव कर दिए यूज करके। आपका बोस सेकंड पोस्टुलेट आपका प्रूव कर दिए, है ना? फटाफट कॉपी करो इसको।